नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि आखिर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा करके एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार, पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले नीतीश कुमार देश की सियासत करने की बजाय बिहार में कौन सा समाधान यात्रा के जरिए ढूंढ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम वाली कुर्सी नीतीश कुमार की कैसे बचे, इसी का समाधान ढूंढने के लिए यात्रा माफ कीजिएगा इसी का समाधान ढूंढने के लिए यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रमेश तिवारी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजीव सिंह जी भी राजनीति के जानकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबका स्वागत है बिहार तक पर। रमेश जी से सबसे पहले बातचीत करते हैं। रमेश जी, उम्मीद थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, पूरे विपक्ष की दलों को एकजुट करेंगे, देश की में कोई यात्रा निकालेंगे, लेकिन इन सबके बीच बिहार में कौन सा समाधान ढूंढने निकले हैं नीतीश कुमार, इस बारे में आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, समाधान तो वो मतलब क्या करेंगे, अभी तो वो अपनी कुर्सी बचा लें, उसका समाधान सबसे पहले है। लेकिन हैरत होती है कि कल परसों लाठीचार्ज हुआ, और जब पत्रकारों ने कल उनसे समाधान यात्रा पे पूछा कि बताइए छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा लाठीचार्ज हुआ, कहाँ हुआ? ऐसी अनभिज्ञता जाहिर की उन्होंने, जैसे लगा कि बहुत ही भोले भाले हैं हमारे सीएम। तो मतलब ये भोलापन देखते ही बनता है। खैर, देखिए, कुर्सी अभी वो बहुत ही हर तरह से चौतरफा दबाव में है। अपनी पार्टी, अभी उन्होंने नया-नया गठबंधन किया है 5 महीने पहले अगस्त में, तो वो खुद ही दबाव में है। दबाव ये है कि आरजेडी जो है, वो आरजेडी के कई नेता ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो मतलब उनसे सब कुछ हो नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, और तेजस्वी को वो सत्ता सौंप दें और वो खुद आश्रम चले जाएँ, संन्यास धारण कर लें या केंद्र की राजनीति कर लें, कुछ तो ये सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे में वो चौतरफा दबाव में है। हालाँकि कल जब हमारे क्या कहते हैं, वरिष्ठ हमारे ही साथी सुजीत झा ने उनसे पूछा कि भाई, आप तो बिहार की राजनीति में यात्रा कर रहे हैं, समाधान यात्रा, यहाँ तो आप पीएम की दावेदारी कर रहे थे, तो उसकी यात्रा पे कब निकलेंगे? विपक्ष को एकजुट करना था देश में। तो उन्होंने हालांकि इसका जवाब दिया कि कल ही बोला कि फरवरी के बाद जब मैं ये यात्रा खत्म कर लूंगा तो फिर देश की यात्रा पे निकलूंगा। लेकिन सच देखिए, सच ये है कि वो ये यात्रा भी सब प्रायोजित है। मतलब वो पब्लिक से मिल नहीं रहे हैं, सब ब्यूरोक्रेट और अधिकारियों से घिरे रहते हैं। जो जो पब्लिक से मिलना चाहता है वो गांव का रैंडम सिलेक्शन करता है, या अचानक किसी गांव में चला जाए, वहां जाके लोगों से फीडबैक ले। ये सब कुछ तो स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकारी ग्रामीण उन्हीं को लेके आते होंगे सामने, जो बताएंगे कि हाँ हाँ हुजूर सब कुछ सही चल रहा है, या योजना में हमें ये फायदा हुआ। मतलब चाटुकारिता या अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग जो है, जो उनको जो ट्यूटर किया जाता है, जिन्हें समझा दिया जाता है, समझा बुझा के लाया जाता है, वो कर रहे हैं। और रास्ते में वो रुकते भी तभी हैं जब लोग नारे लगाते हैं। कल आपने देखा एक वीडियो आया शिवहर के पास, जब वो कह रहे थे कि देश का नेता कैसे हो तो प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। तो वहां यात्रा पे वो फूल माला भी पहन ले रहे हैं बीच बीच में। तो कुल मिलाकर पोस्चरिंग है, यात्रा आगे के लिए ये अपने को पोजीशनिंग कर रहे हैं। इससे डबल दुधारी गेम है ये, दो तरह से वो निशाना साध रहे हैं। एक तो वो साध रहे हैं कि सीएम की कुर्सी बची रहे, जो दबाव उन पर बन रहा है, नहीं वो ये दिखाना चाहते हैं अपने काडर को, अपने वोटर को, आरजेडी सपोर्टर को, बीजेपी को, कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं अभी भी आज की तारीख में। और वो ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तेजस्वी की ताजपोशी। और दूसरा, वो आगे आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में अपना जो उन्होंने पोजीशनिंग की है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। विजय शंकर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, पूरे मामले पर आप जी बिल्कुल, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? दिल्ली छोड़कर बिहार की चिंता क्यों हो रही नीतीश कुमार को? क्या बिहार में जो कुर्सी है उनकी सीएम वाली वो हल्की सरक रही है, इस बात से घबरा गए हैं कि मिशन दिल्ली भूल गए हैं? क्या लग रहा है? देखिए, सीएम की जो कुर्सी है वो उनके लिए अभी कष्टकर हो गया है। चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। भाजपा से अलग होने के बाद जिस तरह के दबाव के बारे में वो सोच भी नहीं सके थे, आज वही दबाव उनको झेलना पड़ रहा है। एक तरफ सीटें जा रही है, एक तरफ राजद का दबाव चल रहा है। किस तरह से वो कुर्सी बचाएं, ये तो उनकी चिंता सबसे बड़ी है। लेकिन इस
अभी जो उनकी जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में कई तरह की चीजें साथ में जुड़ के वो यात्रा कर रहे हैं। पहला तो ये देखिए, शराब का जो मामला हुआ था, शराब से मौतों का जो मामला हुआ था, इसको जस्टिफाई भी वो करना चाहते हैं अपनी इस यात्रा के दौरान। और इसलिए देखिए, कल की जो मीटिंग हुई थी बगहा में, पश्चिम चंपारण में जो कल की मीटिंग हुई थी, उसमें कई जीविका बहनें आई थी, 200 से करीब जीविका बहनें आई थी। तो उनके साथ जो सवाल जवाब हुए, जो उन लोगों ने जो पूछा, या जो प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जो जीविका दीदियों को बताया था, वही चीजें फिर वो सामने मीडिया में भी आई और नीतीश जी को जीविका दीदियों ने समझाया भी कि हम बहुत हमको रोजगार मिला है, नीतीश सरकार में हमारे लिए जो साहूकारों के चक्कर में थे वो साहूकारों से मुक्ति मिल गई है। तो ये एक अलग मुद्दा है जिसके वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी इस शराबबंदी को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं। कुर्सी तो बचाना है ही है, शराबबंदी को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं। दूसरा ये भी बात है, प्रशांत किशोर की जो जन सुराज यात्रा जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर भी जमीन से जुड़ के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये सरकार कैसी है, सरकार कैसी होनी चाहिए। तो उसको भी वो जस्टिफाई करना चाहते हैं नीतीश जी। तो कुल मिला के ये 2-3 तरह की चीजें हैं, ये तीनों चीजों को ध्यान में रख के नीतीश जी यात्रा कर रहे हैं। और सफलता और विफलता इस यात्रा का, इससे कोई विशेष मकसद नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नीतीश जी अपना जो, जैसा हमारे अभी वरिष्ठ सहयोगी जो रमेश तिवारी जी भी बोल रहे थे कि ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड इसको इस रूप में बोल सकते हैं कि प्रशासनिक महकमा पूरा लगा हुआ है। आप जहां यात्रा कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से सारी तैयारी हो जाती है कि वहां कैसे कैसे क्या करना है, मुख्यमंत्री को कैसा फीडबैक देना है, किस तरह की चीजें मुख्यमंत्री के सामने रखनी है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल तयशुदा हो जाती है। और तो प्रशासनिक अधिकारी तो अभी बिहार सरकार मुख्यमंत्री हैं, तो उन जाहिर सी बात है कि उसके पक्ष में ही सारा कुछ करेंगे। तो जनता की जो बातें हैं, बोल तो रहे हैं नीतीश जी कि हम जनता को समझने आए हैं, विकास कार्य को देखने आए हैं कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई दूसरी है। और इसलिए नीतीश जी अपना यात्रा कर रहे हैं। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ राजीव सिंह जी भी जुड़े हुए बने हुए। राजीव जी, एक बड़ी खबर इस दरमियान बीजेपी के प्रवक्ता जो है निखिल आनंद, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। मामला यह है कि जैसे जैसे पश्चिम चंपारण से अब सीतामढ़ी की तरफ उनकी यात्रा नीतीश कुमार की पहुंच रही है, इस बीच बीटेड सीटेड जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन सबको नजरबंद किया जा रहा है। उनको धमकी दी जा रही है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन नीतीश कुमार की यात्रा के दरमियान करने को देखने को मिला तो बड़ी कार्रवाई जो है आप लोगों के खिलाफ होगी। उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है। पूरे खबर में विश्वसनीयता कितनी है ये जानने के लिए हमने अपनी असाइनमेंट टीम को ये खबर भेज दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से यात्रा आगे बढ़ेगी तो क्या समाधान निकलेगा? राजीव जी, जैसा कि दोनों वरिष्ठ पैनल कह रहे हैं, सहयोगी कह रहे हैं कि ये देखिए यात्रा, ये स्पॉन्सर यात्रा है। मैं कल वीडियो देख रहा था आपका, वो चबूतरा बना रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, तो ये कौन सी यात्रा है? और ये जो, जहां तक अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, कल पटना में पिटाई हो गई, पुलिस ने इतनी पिटाई की, अब उनको पता ही नहीं है। आप राज्य के मुखिया हैं और आप भले भोले वाले पूछ रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे हुआ है, हम दिखवा लेते हैं। तो इस तरह की जो यात्रा है, कौन सी यात्रा है, मैं समझ नहीं आ रही। सबसे पहले जहां तक यात्रा की बात है, अब इस यात्रा का नाम सुकन्या है, समाधान यात्रा। तो समाधान कब होता है? जब कोई समस्या होता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि समस्या क्या है। समस्या क्या? सुधाकर सिंह समस्या है, जो उनको भी बयान से परेशान कर रहे हैं कि क्या शराबबंदी समस्या है। तो पहले नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि समस्या क्या है, क्योंकि समाधान तभी निकाला जाता है जब कोई समस्या होता है। देखिए आज के समय में जो है नीतीश कुमार जो है सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप देखिए भाजपा भी उनके विरोध कर रही है। भाजपा का तो समझ में आता है, क्योंकि भाजपा जो विरोधी पार्टी है, भाजपा ये कह रही है कि ये समाधान यात्रा नहीं है, ये विदाई यात्रा है। लेकिन आप देखिए उनके जो सरकार के सहयोगी हैं, आरजेडी जो है, मांझी है, वो भी विरोध कर रहे हैं। अब शिवानंद तिवारी ने कहा, अपील कर दी कि आप, इतनी ठंडी चल रही है, तो शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है, उन्होंने अपील कर दी कि आप ये यात्रा कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? कि ठंडा है बहुत। मांझी ने, जो उनके सहयोगी हैं, साथ में सरकार चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भैया ये
आपको समाधान पता करना है तो आप भेष बदल के जाइए। मतलब पर्दे के पीछे वो कहीं ना कहीं बाहर तो विरोध है ही, लेकिन अंदर भी विरोध है। तो क्या ये पहले था? मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जो है वाजपेयी जी के जो जन्मदिन में जो इशारा कर रहे थे, तो वो तो ये जान के दुख हो रहा होगा क्या भाजपा में जब दोबारा जब चुनाव हुआ था तो उनको 43 सीट आई थी। 43 सीट आने के बाद भी अमित शाह ने घोषणा कर दी कि हमारे सीएम नीतीश कुमार रहेंगे और 2025 भी इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो भाजपा जब वो गठबंधन में थे तो इनकी तो महसूस कर रहे हो कि इनकी बेइज्जती कभी ऐसी नहीं हुई। तो वही जो है नीतीश कुमार सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उनको ये चीज पहले बताना चाहिए। पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं, इससे पहले वो 16 यात्रा निकाल चुके हैं अलग अलग नामों से। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा कहाँ तो वो देश यात्रा कर रहे थे। हाँ, कहाँ तो मैं बस मैं जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए कहाँ तो वो देश यात्रा पे निकलना चाह रहे थे और बिहार यात्रा पे निकला। तो आज के डेट में काफी वो समस्या से गुजर रहे हैं और पहले बताना चाहिए समस्या क्या है, फिर समाधान होता है ना। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन सिंह जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। चंदन जी, सवाल आपसे भी लगभग वही है कि जब हम उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार देश में विपक्ष की सियासत को आगे बढ़ाएंगे, चेहरा बनने या जो भी चेहरा होगा उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोई कवायद में जुड़ेंगे, उन सबके बीच नीतीश बिहार में ये समाधान यात्रा जो चल रही है उसकी चर्चा। बोलिए चंदन जी, बोलिए। जी देखिए, बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम कैंसिल कराने के विषय को लेकर हजारों छात्र पटना की सड़कों पर बहुत शांतिपूर्वक अपना एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सरकार जो है वह लाठी मार के किस तरीके से उन सभी छात्रों की सर को फोड़ देती है। तो समस्या जब छात्र लेकर आते हैं और सरकार समाधान नहीं करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब घटना है। जहां तक बात रहा नीतीश कुमार जी का कि समस्या राजधानी में है और समाधान वो बाहर खोज रहे हैं, अभी सरकार जो आपका प्रश्न था, तो हमको नहीं लगता है कि सरकार को कोई खतरा है, नीतीश कुमार जी को कुर्सी को लेकर खतरा है। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल अगर इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देती है तो जानती है कि 2024 का लोकसभा मुहाने पर खड़ा है। तो अगर थोड़ा सा भी नीतीश कुमार को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनके लिए तो दरवाजा एनी टाइम खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार जी का जो ये एक यात्रा है, अभी देश में कई यात्रा चल रही है, जिसमें राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा है, खड़गे जी अभी आकर बांका में कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी एक यात्रा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना कई लोकसभा क्षेत्र में सम्मेलन कर रही है। तो नीतीश कुमार जी अपना फेस वैल्यू बनाए रखने के लिए कुछ करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि इस समय अगर वो शांत भी बैठे रहेंगे राजधानी में तो इसका भी एक अपना नुकसान होता है। तो उनको तो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है, इसलिए कुछ करते हुए वो नजर आना चाहिए। लेकिन ये जो एक प्रायोजित उनका जो एक कार्यक्रम है कि पहले से विजय चौधरी जी का एक बयान शायद आया था कि सबको पता है, अधिकारियों को पता है कि उनके पास कब कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का और क्या करना है। तो ये पहले से फिक्स है कि मुख्यमंत्री किसी से मिलेंगे नहीं। और देखिए ये अजीबोगरीब ये अपने आप में घटना है कि जिस कार्य को मुख्यमंत्री राजधानी में बैठकर और बराबर वो समीक्षा करते ही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हीं अधिकारियों से वो बराबर फीडबैक लेते रहते हैं जो भी कार्य वो कर रहे हैं। अब उसी चीज को जाके फिजिकली देखना, और कल की एक घटना है, शायद आप आज के हिंदुस्तान के अखबार में भी है कि बगहा में डैम को लेकर एक इंजीनियर का जो एस्टिमेट था उस पर मुख्यमंत्री जी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इतना कम में कैसे बांध बनेगा, ये तो टूट जाएगा, आप फिर से इसको बनाइए। यानी अधिकारी भी यहाँ इतने निरंकुश हैं कि उनको पता नहीं है कि किस तरीके से एस्टिमेट मुख्यमंत्री के सामने रखा जाता है, कितने का होता है, ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ रहा है। तो पिछले 17 साल से अच्छी बात ये है चंदन जी, मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि जो वहां पर इंजीनियर बांध बना रहे हैं, तो बिहार में इसीलिए तो बार बार बाढ़ आ जाता है कि इस तरीके के लोग जब कार्य करते हैं। तो नीतीश कुमार जी अपना एक फेस वैल्यू को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो पश्चिमी चंपारण में ही पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल
नीतीश कुमार जी को डिस्टर्ब करने नहीं जा रही है। अभी वर्तमान में ये मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता है। और नीतीश कुमार जी जो ये जेट विमान और हेलीकॉप्टर की बात आ रही है, देखिए ये बात तो करीब हमको लगता है कि आज 1 हफ्ते होने जा रही है, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी के मुंह से खुद निकल गया कि फरवरी के बाद वो देश यात्रा पर निकलेंगे। यानी बहुत पहले से तय था कार्यक्रम की 300 350 करोड़ में सब जेट और हेलीकॉप्टर आएगा और उसके बाद जो है कि देश भर की जो यात्रा है विपक्षी एकता की जाएगी। तो नीतीश कुमार जी अभी बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इनसे अलग हुई और एक आक्रामक तरीके से वो कमबैक की है हर जगह, वो चाहे कुर्नी का चुनाव हो चाहे गोपालगंज का चुनाव हो, तो नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान स्थिति में बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जी सुकन्या जी। रमेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। रमेश जी, जब नीतीश की यात्रा का ऐलान हुआ तो लगा कि शायद चुनावी अंदाज में उनकी यात्रा होगी, जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से सीधे रूबरू होंगे। लेकिन जब फॉर्मेट सामने आया तो यात्रा पूरी तरीके से सरकारी दिखाई दे रहा है कि जिसमें वो जो है बड़े आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सरकारी अंदाज में उनसे समस्या पूछेंगे, उसका समाधान का सुझाव वो देंगे। तो क्या कुछ लग रहा है? अब कह रहे हैं कि इसके बाद जो है देश की यात्रा पे निकलूंगा, तो ये समझा जाए कि शुरुआत बिहार से करके फिर देश की तरफ जाए, या पहले उनको प्राइमरी चिंता है कि भाई सीएम वाली कुर्सी पे वो कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि एक ऐलान के बाद भी कि 2025 में बागडोर तेजस्वी के पास जाएगी, उसके बाद भी उनको आरजेडी की तरफ से खास राहत नहीं मिली। दबाव आरजेडी भी बना रही है कि कुर्सी छोड़ दीजिए, और आरजेडी तो छोड़िए, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो है अब कुर्सी नीतीश कुमार को छोड़कर तेजस्वी को दे देना चाहिए। तो भारी दबाव में तो है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी सुकन्या, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पहले की यात्राओं में नीतीश जी पहले भी मतलब 14वीं यात्रा है उनकी 17 साल के शासनकाल में, और वो हर साल एक आध साल गैप कोविड में रह गया हो, हमेशा यात्रा पे जाते रहे। पहले की यात्राओं में अब की यात्रा में अंतर है कि पहले वो जनता से मिलते थे, पहले उनकी सिचुएशन, पहले लोग चाहते भी थे कि वो मिलें। अब तो वो वाली बात है ना, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि बिना सिक्योरिटी के वो किसी गांव में चले जाएं, घूम के आ जाएं, सीएम है तो, या सिक्योरिटी लेके भी चले जाएं तो भी शायद नारेबाजी हो जाए। देखिए, सच ये है कि 17 साल में शुरू के दिनों में छोड़ दें कुछ साल, तो अब जो बिहार पिछड़ता गया, बिहार पहले से पिछड़ा था, अब जो लगातार विकास के जितने भी दायरे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले, उस सब में जो अंतर है वो साफ देखा जाता है दूसरे राज्यों की से तुलना करें आप। अब शिक्षा की बात कर लें, लाठीचार्ज हुआ, शिक्षा में क्या स्थिति है? शिक्षा में 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। भारत के किसी भी राज्य में 5 से 6 साल में कोई लड़का ग्रेजुएट नहीं होता है। दूसरा ये है कि ना आपने कोई नौकरियों के अवसर बढ़ाए, सरकारी नौकरियां ही सिर्फ नहीं है, हर राज्य सरकार 2, 4, 5% सरकारी नौकरी दे सकती है टोटल रोजगार में से, लेकिन रोजगार के अवसर भी तो होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। शराबबंदी ने एक रोजगार दिया आपने कि शराबबंदी में एक नया रोजगार पैदा हो गया, एक नए तरह से बेरोजगार जो है शराब का तस्करी और पूरा उसमें सिंडिकेट में आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि पहले की यात्राओं में और अब की यात्रा में अंतर क्या है कि पहले की यात्रा वो स्ट्रांग विकेट पे थे, वो स्ट्रांग बैटिंग कर रहे थे। अब संन्यास का वक्त है, अब उनको सब लोग कह रहे हैं, उनकी टीम के लोग भी कह रहे हैं, जेडीयू को के विधायक भी अगर आप प्राइवेट बात करें बिना कैमरे के, तो वो भी कह रहे हैं कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए या केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। अगर वो देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए आप सीएम बनते हुए और बिहार की यात्रा करते आपको कोई पीएम बना देगा। अगर आप अपोजिशन के कैंडिडेट हैं और सीरियस कंटेंडर हैं और आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी, ममता, केसीआर, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा आपको लोग मान्यता दें या स्वीकार्यता आपकी बढ़े, तो आपको उसके लिए काम करना होगा, लोगों से मिलना होगा। जेट तो आपने खरीद लिया और हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया और उससे यात्रा भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आप स्ट्रांगली खुद आप अपने स्ट्रांग विकेट राज्य में स्ट्रांग विकेट पे नहीं रहेंगे, लोगों के बीच लोकप्रियता आपकी नहीं वैसी है, तो नेचुरली आप कमजोर फील करेंगे। ये सारी चीजें वो देखते हुए विपरीत परिस्थितियों में यात्रा शुरू की है उन्होंने। उसमें आरजेडी ये चाहती है, उनका जो पार्टनर है वही ये चाहता है कि वो छोड़ दे कुर्सी, वही ये चाहते हैं। भाई जगदानंद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं के तो बेटे हैं सुधाकर सिंह, जो कहते हैं कि वो तानाशाह है, शिखंडी है, न जाने क्या क्या कह दिया उन्होंने। मतलब इतनी मर्यादा तो बीजेपी ने भी नहीं तोड़ी जितना कि सुधाकर सिंह तोड़ रहे हैं। और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और तेजस्वी हमें आके सामने कैमरे के सामने ये ज्ञान दे रहे हैं कि लालू अध्यक्ष जी को पता है और मुझे भी पता है और कार्रवाई होगी। तो भाई कार्रवाई किसका इंतजार कर रहे हैं? आपके नेता को शिखंडी कह रहे हैं, आप ही के विधायक, जो कि आपने मंत्री बनाया था जिनको, और जिनसे इस्तीफा लिया था।
तो देखिए सबको पता है कि कई भाषाओं में आरजेडी के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, बीजेपी भी है, 2-2 उपचुनाव हारे आप, और तीसरे उपचुनाव में जो जीते हैं तो आपकी जीत का मार्जिन मोकामा में आधे से कम हो गया है। कहा तो ये जा रहा था कि ये गठबंधन और ये गठबंधन जैसे ही मिलेगा तो फिर ये अजय हो जाता है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। बीजेपी सोचे भी ना कि अगले कुछ दिनों तक जब तक ये गठबंधन है कि कुछ चांस है, लेकिन सच तो ये है ना कि जमीन पे दिख नहीं रहा। देखिए सच ये है कि नीतीश का वोट बैंक या नीतीश की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। लड़ाई अब राजनीति के, बिहार की राजनीति के दो धुर पे, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ आरजेडी है। उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन नीतीश की जो पॉपुलैरिटी थी, नीतीश जो चेहरे थे, जो जिस बदौलत 5-8-10% वोट आता था और वो फिर वो दूल्हा बन जाते थे बिना संख्या बल के, कि आरजेडी भी उन पे डोरे डालती थी और बीजेपी भी डोरे डालती थी। तो वो स्थिति अब नीतीश की बार्गेनिंग कम होती जा रही है। इसीलिए ये जो आप जो देख रही हैं, जो हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं, जो आपने सब्जेक्ट चुना है सुकन्या, कि पीएम की कुर्सी के चक्कर में वो अब सीएम की कुर्सी बचाने निकले हैं यात्रा के जरिए। और ये यात्रा भी क्या है, यात्रा सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, जैसे कि हम बता रहे हैं, फिक्स है। पहले की यात्राओं में वो लोगों से मिलते थे, यहाँ तो अधिकारी 4 लोगों को खड़ा कर देंगे, हाँ जी सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा इस योजना में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये यात्रा भी सब लोग न कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वो मिलेंगे भी तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट पे एक में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वो भी सिलेक्टेड कार्यकर्ता होंगे जो जी हुजूर के उसमें तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है हुजूर। शराबबंदी पे आप सामाजिक आंदोलन करने निकले हो यात्रा पे, क्या शराबबंदी, आप लोगों से तो बात करो कि शराबबंदी की क्या हालत है, आज बिहार में शराबबंदी है भी कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। सुकन्या बहुत ही, उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और अलाई भी उनके पीछे पड़े हैं और बीजेपी अपोजिशन तो उनके पीछे है ही। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ विजय शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, बने हुए। विजय जी, पूरे मामले पर हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पीएम दावेदारी का करे क्या, केंद्र की सियासत में कैसे दखल अंदाजी बढ़ाएं। और जब जनता सवाल पूछती है कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के तौर पर आपकी क्या राय है, तो वो कहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही बन जाता है कि भाई अगर जब केंद्र की सियासत नहीं करनी थी तो फिर अगर एनडीए में क्या दिक्कत थी, किस भावना के साथ वो महागठबंधन में गए हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, पीएम की जो कुर्सी है, तो एक कहावत है, आसमान से तारा तोड़ना। तो ये आसमान से तारा तोड़ने जैसा है नीतीश जी के लिए। और ये पीएम की कुर्सी वो कैसे लेंगे, कैसे उनका कैलकुलेशन है, ये तो किसी के बूते की बात नहीं है। खुद उनके लोग भी कहते हैं कि पीएम कैसे बनेंगे भाई, पीएम के लिए तो बहुत बड़ा एक जनाधार चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए, वो सब क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर राहुल गांधी पीएम को प्रोजेक्ट करते हैं तो पीएम प्रोजेक्ट में तो है ही है राहुल गांधी, तो इनके लिए तो उसको सपोर्ट ही करना था। तो सपोर्ट करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है नीतीश जी के पास। खुद कैसे पीएम बनेंगे, अब चाहे राहुल बनेंगे चाहे नीतीश जी बनेंगे, दोनों में से एक ही बनेंगे ना। भाजपा के अगेंस्ट में कांग्रेस भी है, भाजपा के अगेंस्ट में ये भी है। तो एक गठबंधन, महागठबंधन, अति महागठबंधन जो तैयार होगा उसमें कांग्रेस भी रहेगी। तो नीतीश जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, सवाल उठता है कि जिस तरह से बातें प्रोजेक्ट की जा रही है उसके पीछे रणनीति क्या है, वो राजद के लोग भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी समझते हैं, जदयू के लोग भी, सारे लोग समझते हैं ये बात कि आखिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। जदयू के जो जनाधार थे, पहले से जनाधार धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। जदयू अब ऐसी जिस तरह से पहले जो कहा जाता था कि कांग्रेस को मजबूरी में किसी न किसी दल के साथ, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता करके लड़ना पड़ता था, इसीलिए कि कांग्रेस अपना वजूद खोती जा रही थी। अब कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी के संदर्भ में जो है राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। इससे कितना जुड़ेगा भारत और कितना राहुल जी अपने कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, कांग्रेस के लोग कितना देश के विकास से जुड़ पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये कहा जाए कि अगर पीएम की कुर्सी को देखा जाए तो पीएम की कुर्सी नीतीश जी के लिए हमारे समझ से एक आसमान से तारा तोड़ने जैसा होगा।
इसके लिए बयान हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, संभावनाएं बताई जा सकती है, लेकिन वास्तविकता से कहीं कोसों दूर ये बात रहेगी कि पीएम की कुर्सी वो अपना ले। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए हैं। राजीव जी, पीएम बनने की महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की नई नहीं है। 2014 में भी उन्होंने इसी महत्वाकांक्षा के तहत एनडीए का साथ छोड़ा था, और जब 2 सीटें आई तो फिर से वो वापस महागठबंधन में पहले मिले, और बाद में 2017 में उन्होंने एक बार फिर से एनडीए के रास्ते से वो चले गए, बीजेपी से हाथ हाथ मिला लिया, ये सबको पता है। लेकिन एक यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ ट्रेजेडी ये हो रही है कि वोट बैंक दरक रहा है, और 2015 से लगातार लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बहाने की तलाश में है। 2015 में जब आरजेडी की सीटें एकदम से ज्यादा हो गई तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई चेहरा किसका और वोट कौन दावा कर रहा है, तो उस समय नीतीश को लगा कि उनके चेहरे पर वोट मिला है। जब 20 में वोट कम हुए तो उन्होंने कहा कि भाई चिराग मॉडल की वजह से वोट कम हुआ। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ, जो माहौल एक नेगेटिव होता जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, उस वजह से जो, या इस बात को नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे हैं और अपनी कवायद वो अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कभी पीएम बनने की तो कभी सीएम की कुर्सी बचाने की। आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने कभी ओपनली स्वीकार नहीं किया कि वो पीएम के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, जो हवा जो बनाई जा रही हैं, आप देखिएगा पटना में जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है कि अगला पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो ये सब माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अभी वो कहाँ देश, मैंने पहले भी कहा कि वो देश यात्रा में निकल रहे थे, अभी वो बिहार समाधान में निकलने लगे। और देखिए 3 महीने पहले भी वो सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार वगैरह से मुलाकात किया था उन्होंने, और विपक्ष को वो एकजुट करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो हवा हवा ही हुआ। जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे कि देखिए, मैं तो ये प्रश्न व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि पीएम बनना नीतीश कुमार का ये तो मुंगेरी लाल का सपना जैसा हो गया। आप कैसे बनेंगे पीएम? अब केसीआर तेलंगाना से यहाँ पे आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा उनसे कि भैया आपके क्या अगले पीएम नीतीश कुमार होंगे? उन्होंने उस समय भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम बैठ के विचार करेंगे। आप देखिए, आप विपक्षी एकता में कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं क्या? तो देखिए, ये जो बात है, ये सब देखिए मुंगरी लाल के सपने हैं कि आप देखिए, आप में कांग्रेस है, आप क्या बिना कांग्रेस के विपक्ष को एक कर लेंगे? ममता बनर्जी है, उनके पास आपसे ज्यादा जनाधार है, इतना उन्होंने मेजोरिटी से आई है, वो इतना लोकसभा सीट है। आपके पास अरविंद केजरीवाल भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जगन है, टीआर, कैसे होगा? आपको पीएम का पद कैसे स्वीकार करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है, ये अनर्गल बातें हैं, ये हवा हवाई बातें हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को जो है पीएम का छोड़ के बिहार पे ध्यान देना चाहिए। आप देखिए बिहार में कितनी समस्याएं हैं। मैं बिहार में भी आया, मैं बात कर रहा था कुछ वीसी वगैरह से, विद्यार्थियों से। आप बताइए, ग्रेजुएशन करने में 6 साल लग जाते हैं। कोई आदमी अगर 18-19 साल में कोई एडमिशन लेता है 12वीं के बाद, 6 साल उसके लिए 24 साल का हो गया। तो 24 साल के बाद क्या वो कहीं पे कंपटीशन, आज के डेट में इतना टफ कंपटीशन है, आपको डिग्री देने में, बीए की डिग्री देने में आपको 6 साल लग जाता है। बीपीएससी जैसा एग्जाम है, बीएससी से एग्जाम है, क्या आपने कभी सुना है कि दूसरे स्टेट में जो है जो बीपीएससी जो लेवल का है, जो तैयारी, उसमें पेपर लीक हो जाता है? कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी आपको सुनने को मिला है क्या? बिहार में क्यों हो रहा है? तो मेरे तो ये राय होगा कि आप देश का छोड़िए, आप जो बिहार में जो आपको मेरिट मिला है, बिहार के सीएम है, आप बिहार में देखिए, बिहार में शराबबंदी हो रही है, डेली इतने लोग मर रहे हैं। आप अच्छा कानून बनाइए, बिहार के बच्चों को देखिए, बिहार के बच्चे ठंडी में लाठी खा रहे हैं। मेरा तो बस नीतीश कुमार को ये सलाह रहेगा कि मुंगरी लाल के देखना तो मतलब नहीं है, आपको जो मेरिट मिला है। और देखिए, जिसमें एक मैं और जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो समाधान यात्रा है, कहीं ना कहीं ये शराबबंदी के फेल्योर से बहुत परेशान है वो, और उन्होंने जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू किया है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण महात्मा गांधी, वो क्या वो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं? तो ये सब चीज मुझे लगता है कि हर जीवन व्यक्ति को, चाहे हम होंगे, आप हो, चाहे नीतीश कुमार हो, हर आदमी को रियलिटी में जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आज के समय में नीतीश कुमार वास्तविकता से कोशिश दूर जी रहे हैं। उन पर जल्द से जल्द उनको बिहार में ध्यान देना चाहिए। जी, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए। चंदन जी, अगर नीतीश कुमार की सियासत को 2013-14 से हम देखें तो तब से हम देख रहे हैं कि पीएम की कुर्सी पर उनकी नजर तो है, लेकिन जैसे ही सीएम वाली कुर्सी सरकनी शुरू होती है या उस पर खतरा दिखाई देता है तो वापस ही वो पीएम की चाहत छोड़ के सीएम वाली कुर्सी को पकड़ लेते हैं। मांझी को भी उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि भाई इनको यहाँ पर मैं बिठा दूं, रबड़ स्टैंप ये बने रहेंगे और मैं दिल्ली की सियासत करूंगा। लेकिन उस वक्त भी जब मांझी अपनी राजनीति करने लगे और अपने आप को सीएम के तौर पर प्रेजेंट करने लगे, जो अति पिछड़ा समाज है उसकी राजनीति करने लगे, उनकी मुद्दों की बात करने लगे, तो फिर नीतीश कुमार को एक डर आ गया
कि भाई जिसको मैं रबड़ स्टैंप बना रहा था वो तो अपनी राजनीति कर रहा है, मेरे छत्र छाया से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी नीतीश बैकफुट पर आए थे, पहले मांझी को साइड किया और आगे चलकर जो है हमने देखा कि किस तरीके से वो बीजेपी से भी जा मिले, क्योंकि उनको लगा कि भाई अगर हम आरजेडी के साथ रहे तो वहां पर तेजस्वी एक सीएम फेस है और उनको सीएम बनाने का दबाव उस वक्त भी 15-16 में भी हमने देखा कि आरजेडी बढ़ा रही थी। वही परिस्थिति एक बार फिर से बिहार की सियासत में दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत थोड़ी बदलती है, पलटती है। क्या कुछ आपको अंदाजा अनुमान लग रहा है, बताइए चंदन जी। सुकन्या जी, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने से पहले संकेत देने लगे थे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ इफ्तार पार्टी में कई जगह वो दिखाई भी दिए, तो ये संकेत वो तो पहले से दे रहे थे, फिर गठबंधन उन्होंने बदल दिया। अब इसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से जिस आवाज आ रही है, कुर्नी चुनाव के बाद वहां के जो एक पूर्व विधायक थे अनिल सहनी, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग दिए और हार का ठीकरा उन्हीं के सर पे फोड़े। अब सुधाकर सिंह का एक प्रकरण आ गया है और सुधाकर सिंह इतना मजबूत आवाज में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बहुत चुभ रही है। अब इसलिए वो तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी इनके पार्टी के नेता दबाव बना रहे हैं कि आप समझाइए अपने विधायक को। और जगतानंद सिंह मौन थे इसमें, कल शायद उनका कोई बयान आया है, तो जगतानंद भी मौन थे, तेजस्वी भी मौन थे। अब तेजस्वी जब दिल्ली से यहाँ पर आए, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। देखिए, मौलिक अधिकार है किसी को भी अपने बात को रखने का, तो बहुत सख्त हमको लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से भी दूसरे से कहवाने का एक राजनीति में होता है कि नीतीश पे हमला करवा के और एक प्रेशर को डेवलप किया जाए कि अब कहाँ भाग के आप जाइएगा, अब तो इधर आप हैं, कुर्सी छोड़िए। तो नीतीश कुमार जी अभी कमजोर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी ठहरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां तक बात रही कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमको ऐसा लगता है कि मोदी जी को पसंद नीतीश कुमार शुरू से नहीं करते हैं। इनका खेमा भी जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का था। जब इनके नाम की घोषणा हुई तो गठबंधन अपना उससे तोड़ लिए, तो नीतीश जी पसंद नहीं करते जी। अटल आडवाणी के बाद नीतीश को लगता था कि एनडीए में अगर कोई सर्वमान्य चेहरा है तो वो मैं हूंगा, और जब लगा कि उनकी जो सोच है गलत साबित हो रही है, मोदी को पहले जो इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई और आगे जो है वो पीएम भी बन गए, तब नीतीश को झटका लगा। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी ये पसंद करते हैं कि उनको कोई बराबर जो है उनका गुणगान करता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में अब वहां पे नहीं हुआ, गठबंधन तोड़े। उसी तरीके देखिए, एक चीज तो है कि बिहार के राजनीति के सिर्फ गुणगान ही हो रहा था बीजेपी की तरफ से, कहां उनको लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं से उनको कंपैरिजन किया जा रहा था पीएम की तरफ से। और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बराबर चाहते हैं। ये बिहार की राजनीति में ये चाणक्य तो है ही, क्योंकि नीतीश जी का अपना वोट बैंक 1.5% 2% से ज्यादा का नहीं है, लेकिन पिछले 17 साल से अगर ये गठबंधन वो गठबंधन में अगर राजनीति करके कोई आदमी अगर शीर्ष पे बराबर बैठा रहे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हमको लगता है कि अब इनके लिए एक फांस हो गई है कि 2025 में ये कह दिए हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से इस कुर्सी पर बैठा जाए। और नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा कोई पार्टी नहीं मिल रहा है जो इनको बहुत आगे करे। केसीआर भी वो पटना आए तो कहाँ बोले, और कोई भी दल, अभी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हमको लगता है कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये देश के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी और अपने गठबंधन में अपने नेतृत्व को मनवाना चाहते हैं, और वो हो भी रहा है। तो अब नीतीश जी तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अब इससे ज्यादा ये क्या कह सकते हैं? तो इन दिनों बहुत कमजोर नीतीश कुमार हो गए हैं। और आप सही कह रही हैं सुकन्या जी कि 14 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि इसके संकेत हमको लगता है कि मुख्यमंत्री अपने समाधान यात्रा से दे रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के बारे में एक चीज बराबर कहा जाता है कि ये क्या करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है बिहार की राजनीति में। जी, कुछ बड़ा होगा ऐसा आप कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। रमेश जी, सुशील मोदी के विषय में नीतीश कुमार ने अपने पिछले बयान में कहा कि अगर सुशील मोदी होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।
कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंट वो बीजेपी को दे रहे हैं लगातार। इससे पहले अटल बिहारी की जयंती पर जो उन्होंने अटल जी के लिए कहा, जो बातें उन्होंने कही कि भाई बहुत कुछ उन्होंने दिया, मैं उनको भूल नहीं सकता हूं, उस पर भी हमने चर्चा की। तो क्या 14 से पहले जैसे इफ्तार पार्टी का एक माहौल होता है, उसी तरह बिहार में 14 तारीख को आप देखिएगा दही चूड़ा भोज का जो है आयोजन शुरू हो जाएगा और लोग पार्टी लाइन से आगे बढ़ के एक दूसरे के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर गले मिलते भी दिखाई देंगे। तो क्या लग रहा है कि खरमास के बाद कोई खेल बिहार में होगा? देखिए, इफ्तार से दही चूड़ा तक कुछ भी हो सकता है, इफ्तार पार्टी से लेके फिर दही चूड़ा पार्टी तक। लेकिन सवाल ये है साख का, सवाल है कि बीजेपी क्या एक्सेप्ट करेगी। देखिए, आप कोई बच्चों का खेल तो है नहीं ना, 8वीं क्लास के हम बच्चे हैं नहीं कि चल तुमने लड़ाई हो गई तो मेरी पेंसिल तू ला, मैं तेरे उसके साथ गठबंधन कर लूंगा, मैं उसके पाले में चला जाऊंगा। और ये राजनीति है, तो एक लेवल के बाद शुरू में एक आध बार आपको लग सकता है, आपके फॉलोअर होते हैं, कास्ट के लाइन पे वोटिंग होती है, और बिहार में आप जाती हुए उन्माद पैदा करके आप वोट ले लेते हो, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ये कर सकते हो। लेकिन कब तक? एक अब मुझे लगता है कि आरजेडी को भी समझ में आ गया है और बीजेपी को समझ में आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जनता को समझ में आ गया है। जनता को ये समझ में आ रहा है, उनकी व्यक्तिगत साख लगातार गिरती जा रही है। तो अगर अब वो आज यू टर्न लेके फिर कहे कि बीजेपी के साथ खेलेंगे, और इफ्तार में तो तेजस्वी थे और दही चूड़ा में अब बीजेपी है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को भी समझना होगा। अगर बीजेपी फिर से उनके गलबहियां कर लेती है और फिर से उनके साथ हो जाती है, देखिए सच्चाई ये है कि मैं वही बता रहा था, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि तेजस्वी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, वो आरजेडी के एजेंट है। अरे भैया, तो आरजेडी का एजेंट क्यों है तुम्हारी पार्टी में? निकालो ना आरजेडी के एजेंट। आरजेडी बीजेपी को क्यों है आरजेडी में? अगर बीजेपी का एजेंट आरजेडी में है तो तुरंत निकालो उसको। और तो ये मामला ये है कि सच्चाई ये है कि नीतीश की अब साख लगातार गिरती जा रही है। अब वो इंट्रैप हो गए हैं एक लेवल पे आने के बाद। जब ये खेल खेल लेते हो आप कि चलो मैं हूं, मैं भी खेलूंगा, मैं ही दूल्हा बनूंगा, मैं ही राजा हूं और तुम भी, क्योंकि मजबूरी है। आरजेडी नहीं चाहती बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी नहीं चाहती, और जेडीयू का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में उनको पहले बात, अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं, नए नए प्रपंच और छल रच रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि विलय होगा, जब विलय की बात हुई तो विलय में ये हुआ, तय हुआ कि अरे विलय में तो जेडीयू के कई नेताओं ने विरोध कर दिया। जेडीयू के नेताओं ने, क्योंकि देखिए विरासत की बात है, लालू के बाद तो तेजस्वी हैं, तेजस्वी के बाद जो भी उनका आने वाला, जो भी उनका जो उनके घर में परिवार में जो नॉमिनेट होगा वो होगा आरजेडी का नेता। लेकिन नीतीश के पास तो कोई है नहीं विरासत, तो अब वो विरासत किसको सौंपे? अगर बीजेपी की जैसी पार्टी है कि भाई कोई अध्यक्ष बन जाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो वो सारी चीजें बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। तो अब जो है इन्होंने नया खेल रचा कि पहले चलो वो प्रधानमंत्री कर ले, प्रधानमंत्री का सब जवाब दिखाया, लोगों से बुलवाया, और आज से नहीं बुलवा रहे हैं। देखिए नेता ऐसा ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं। पहले की राजनीति में क्या होता था कि अपने समर्थकों से बुलवा तो लेते थे, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में देवगौड़ा की लॉटरी लग जाती थी, कभी इंद्र कुमार गुजराल की लॉटरी लग जाती थी। अब ये प्री पोल अलायंस है। आप कह रहे हो कि हम एक ऐसा कैंडिडेट देंगे जो मोदी को टक्कर देगा। तो मोदी को टक्कर देने के लिए वाकई अगर पूरा विपक्ष कह दे कि नीतीश हो या ममता हो या राहुल गांधी हो, तो सही में टक्कर हो सकती है, अच्छी क्लोज टक्कर। लेकिन विपक्ष कहे तो यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। हर आदमी अपने अपने उसमें लगा हुआ है जुगत में। वहां टीआरएस ने कह दिया कि नहीं, बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति हो गया। तो हर जगह हर आदमी, केजरीवाल कह रहे हैं कि अरे मैं तो सबसे बड़ा मोदी को टक्कर नहीं दे सकता हूँ जी, राहुल गांधी में वो बात नहीं है। राहुल गांधी यहाँ बेचारा 4000 किलोमीटर की संघ भी स्वागत कर रहा है कि एक नवयुवक जो है देश को समझने के लिए निकला है। तो संघ जो स्वागत कर रहा है उसके पीछे भी राजनीति छिपी हुई है। संघ ये मैसेज देना चाहता है कि हाँ राहुल गांधी ही रहे तो मोदी अभी 2-4 टर्म जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कैंडिडेट बनेगा। तो मसला ये है कि नीतीश जी, सबसे बड़ा सवाल है सुकन्या, हमें ये सवाल पूछना चाहिए, तुम विपक्ष को जोड़ने लगे हो, पहले बिहार में तो विपक्ष को जोड़ लो। अलग अलग यात्रा कर रहे हो भाई साहब। तेजस्वी के आरजेडी कह रहे हैं कि हम अलग यात्रा निकालेंगे, कल खड़गे और अखिलेश प्रसाद सिंह ने बांका से अलग यात्रा निकाल दी। अगर विपक्ष को तो बाद में एकजुट करोगे देश में, पहले बिहार में तो एकजुट कर ले आप यही नीतीश जी यहाँ तेजस्वी के साथ जाते यात्रा में, कांग्रेस को भी साथ ले जाते, लेफ्ट को भी ले जाते, तो एक मैसेज जाता कि चलो बिहार के विपक्ष को तो मैंने एकजुट कर लिया और अब मैं फरवरी में निकलूंगा देश के विपक्ष को एकजुट करने के लिए। पर वो हो नहीं रहा। देखिए सब अपने जुगाड़ में लगे हैं और नीतीश जी बहुत ही घाघ राजनीति है। वो आजकल थोड़ा तिलमिला भी जाते हैं, लेकिन वो फीलर देते रहते हैं। वो फीलर बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, वो फीलर तेजस्वी बगल में खड़े हैं उनको दे रहे हैं कि अटल जी बहुत महान है,
यानी कि बीजेपी का ऑप्शन मेरा खुला नहीं है। बीजेपी, अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब इस बात के लिए तैयार भी होगी, क्योंकि देखिए 17 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लगातार नीतीश जी के, आप ये सोचिए नीतीश जी के मत थे, अगर तेजस्वी, आरजेडी क्यों जल्दी में है, अगर 1 साल आरजेडी रह गई और जेडीयू गठबंधन, तो ये सारा जिम्मा ठीकरा तेजस्वी के सर फुटेगा, और वो तेजस्वी जब 2025 में जाएंगे तो नीतीश की नाकामी का जवाब सारा तेजस्वी को देना होगा। और नीतीश आज की तारीख में बहुत अनपॉपुलर है, ये बिहार के किसी गांव में जाके आरजेडी के वोटर से भी समझा जा सकता है और बीजेपी के वोटर से तो समझा ही जा सकता है। जी सुकन्या। विजय शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने जी। हुए हैं। बिल्कुल जी, विजय जी, मामले पर हमने देखा कि एक सवाल यहाँ पर रमेश तिवारी लगातार हमारे डिबेट में उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई देश की बात तो बाद में आएगी, पहले बिहार में सभी जो दल हैं, कांग्रेस हो या जो मोदी के अगेंस्ट जो पार्टीज हैं, उनके सभी नेतागण एक साथ क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो क्या लग रहा है, क्या वो कवायद भी बिहार में नीतीश कुमार जो है पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उस कोशिश में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यात्रा सबकी अलग अलग है। तेजस्वी निकलेंगे सीमांचल की यात्रा पे, नीतीश की यात्रा चल ही रही है, कांग्रेस की भी यात्रा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर मुद्दों को देखें तो वो जो अभी सरकार में जो लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, लेफ्ट पार्टी के लोग इनके हर मुद्दों से अलग अलग बात करते हैं। चाहे वो लोगों की नौकरी का सवाल हो, उसमें सीधा सवाल वो नीतीश जी कर रहे हैं। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या मुआवजा देने के मामले पर, बिल्कुल लेफ्ट बिल्कुल उससे अलग चल रही है। तो कैसे एक साथ होगी? मानसिकता ही अलग है। नीतीश जी अगर पहले बिहार में, जैसा कि हमारे दूसरे साथी भी बोल रहे हैं, बिहार में तो खुद ही एकजुट नहीं है। अगर सरकार में आप एक साथ हैं तो सरकार में एक साथ रहना कई मजबूरियों का कारण होता है, कई मजबूरियों का कारण होता है। सरकार में एक साथ रहना हर आदमी के बूते की बात नहीं होती। एक तो है कि अगर हमारे लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, हम मंत्री भी बनेंगे। दूसरी होती है कि अगर मान लीजिए दूसरे दल के लोग भी है, वो भी सोचते हैं कि हम मंत्री में रहें, तो ये सोच के लोग सरकार में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जहां जब बात होती है मुद्दों की, जब बात होती है अपने विचारों की, तो सब बिल्कुल अलग विचार रखते हैं, अलग मुद्दे से हट जाते हैं। चाहे वो शराबबंदी का ही हुआ, जैसे कितना हल्ला हंगामा लेफ्ट पार्टी के लोगों ने किया कि भाई मुआवजा देना चाहिए, जब पहले ही बन गया था तो मुआवजा क्यों नहीं दीजिएगा नीतीश जी? और नीतीश जी मुआवजा देने को तैयार नहीं थे। उसी तरह से नौकरी वाले सवाल पे भी इतना हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, फिर लेफ्ट पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो एकजुट पहले वो बिहार में करे, देश तो बहुत दूर है, देश बहुत दूर है। और नीतीश जी को पहले चाहिए कि वो अपने समाधान यात्रा के दौरान सचमुच में एक ऐसा विकल्प देखें, एक विचार जरूर अपनाएं कि हमको कैसे करना चाहिए ताकि बिहार के सारे लोग एकजुट हो, बिहार के सारे लोग विरोध ना करें, सारे लोग हमारे मन से चले, सारे लोग हमारे मानसिकता के अनुकूल जो है वो सरकार में रहे और फिर एक मजबूत सरकार चले। ये सरकार जो है, गठबंधन हुए ज्यादा दिन हुए नहीं है और तब अस्थिरता की बात आ जा रही है। तो फिर कहाँ सरकार चल रही है? ये सरकार चलना थोड़ी ना कहते। सरकार तो तब होता है जबकि पूरी मजबूती के साथ चले और आप अपने मन की बात जो रखें वो सारे दल के लोग स्वेच्छा से स्वीकार करें। तो अब सुशील मोदी की बात लीजिए, सुशील मोदी को अगर दिल्ली जाने का कभी मन नहीं था, राज्यसभा में जो गए, दिल्ली जाने का उनको कभी मन नहीं था, लेकिन नीतीश जी ने बिल्कुल दबाव में लाके और सुशील मोदी जी को दिल्ली भेजने में कामयाब हुए। ये बात अच्छी तरह है कि जब भी ये नीतीश जी रहे, जैसे मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में भी रहे, तो जब मुख्यमंत्री राजद के साथ मिलकर नीतीश जी थे, उस समय सुशील मोदी ने पूरे पटना में रैली करते थे, सब जगह पूरे बिहार में उन्होंने हंगामा खड़ा किया कि ये नीतीश जी गलत है, नीतीश जी गलत है, नीतीश जी की ये मुद्दे खराब है, नीतीश जी इस तरह गलत किए हैं, पूरा हंगामा खड़ा किया। फिर उसके बाद जब सरकार में आ गए, जब उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर नीतीश जी सब अच्छे हो गए। और जब फिर दोबारा जब आई तो वही सब चीजें लेके फिर नीतीश जी ने कभी सुशील मोदी को अपने साथ रखना नहीं चाहा और तब इन्होंने राज्यसभा भेज दिया उसको, फिर भाई किसी तरह इसको बाहर करिए और तभी हम सरकार में चलाएंगे। तो भाजपा के साथ और सुशील मोदी जी के साथ जो जिस तरह के संबंध रहे नीतीश जी के, ये जग जाहिर है, पूरे बिहार की जनता जानती है। तो फिर से दोबारा अगर नीतीश जी को पहचानने और समझने की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। जी सुकन्या जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। सुशील मोदी और नीतीश के रिश्तों पर सबकी अपनी-अपनी राय है, आपकी एक अपनी राय है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते इतने खास थे कि बीजेपी को या बीजेपी आला कमान को सुशील मोदी को बिहार की सियासत से हटाना पड़ा कि नीतीश कुमार की छत्र छाया से बीजेपी बिहार में निकल पाए। ये भी एक सब मतलब एक मुद्दा है या एक बात है जो बाकी लोग कहते हैं और आपकी अपनी एक राय है। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, राजीव जी बने हुए। राजीव जी, एक और बात रमेश तिवारी सर ने कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर तेजस्वी यादव एक आध साल और डिप्टी सीएम रह जाते हैं तो फिर जो बैगेज है नीतीश कुमार का, जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार की, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पीठ पर सवार हो जाएगी, जिसका बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। उससे बेहतर है कि तेजस्वी को अभी मौका मिल जाए 6-8 महीने में, ताकि वो कुछ ऐसा काम करे कि एक ट्रेलर जनता को अच्छा देखने को मिले, जिसके बाद जनता 5 साल के फिल्म का टिकट खरीदे वोट देकर तेजस्वी को। आपको क्या कुछ लग रहा है? ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वो अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं में अच्छा मैसेज दे रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे लालू यादव जो है सिर्फ एमआई पे फोकस करते थे, वो कहते हैं कि ए टू जेड। तो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे उनका जो व्यक्तित्व है मुझे अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी के साथ है, यूथ है, अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सुकन्या आपको बताना चाहूँ, अभी जो 2025 में भाजपा भी नीतीश कुमार से परेशान थी और आरजेडी भी है। सूत्रों के हिसाब से जो आरएसएस के कुछ साथी भी हैं, देखिए सूत्रों के आरएसएस की ग्राउंड रिपोर्टिंग पहले से थी कि नीतीश कुमार उनको छोड़ के जाएंगे। वो इंडिकेशन देने भी लगे थे, जिस हिसाब से वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में गए नहीं, पीएम की मीटिंग में जाते नहीं थे। तो आरएसएस की ग्राउंड रिपोर्टिंग पहले से थी कि नीतीश कुमार छोड़ के जाएंगे और पहले से भाजपा ने मूड बनाया है कि 2025 में उनको अकेले लड़ना है। और मुझे लगता है कि मैं तिवारी जी की एक बात में जोड़ना चाहूंगा। तिवारी जी कह रहे थे कि हो सकता है कि भाजपा के साथ जाए कि नहीं जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब भाजपा वाले अमित शाह जो हैं नीतीश कुमार की बेवफाई से इतने नाराज हैं कि अगर नीतीश कुमार आना भी चाहे तो भाजपा और अमित शाह कभी स्वीकार करेगा नहीं। क्योंकि आप देखिए 2020 के चुनाव में आपकी 43 सीट आई, भाजपा बड़े भाई के रूप में आई, फिर भी लेकिन आपने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि नहीं नीतीश कुमार हमारे सीएम रहेंगे। तो ये भी साथ में एडिशनल घोषणा कर दी है कि 2025 में भी वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का पलटी मारना, मुझे लगता है कि अमित शाह इस बेवफाई से बहुत नाराज हैं और पहले से ये लोग रेडी थे, पहले से ग्राउंड रिपोर्टिंग थी कि ये लोग छोड़ के जाएंगे। और जहां तो देखिए कुडनी में जैसे आरजेडी के वाले हैं, आरजेडी क्यों परेशान, आप बताइए। सुधाकर सिंह से सुकन्या, मैं पिछले हफ्ते में सुधाकर सिंह एक मैं फंक्शन में गया था, आपको सुधाकर सिंह के पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। एक मैं फंक्शन में गया था पिछले हफ्ते, वहां सुधाकर सिंह भी स्पीकर थे, मैं भी स्पीकर था, हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। मैं पहली बार उनको देखा, मैंने जो उनकी पर्सनैलिटी देखी मैंने, वो बहुत जल्दी में थे, अपनी बातें बहुत जल्दी रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं, बहुत जल्दी में थे, कहीं जाना था। मुझे लगता है जितना मैं उनको समझ पाया कि अपनी बात वो किसी की वो सुनने वाले नहीं है। तो क्या ये संभव है, क्या ये आरजेडी के सुधाकर सिंह सिर्फ पूर्व मंत्री और एमएलए नहीं है, वो आरजेडी के अध्यक्ष के बेटे भी है। आप बताइए क्या ये संभव है कि आप महागठबंधन में, क्या ये पहले कभी हुआ था क्या? नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बोलना, वो इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए कुडनी में अनिल साहनी जो है, क्या अनिल साहनी की इतनी हैसियत है कि वो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग ले? तो आरजेडी खुद भी ये चाहती है, लालू यादव जो है बहुत अनुभवी नेता है, वो चाहते हैं कि जितना लेट होगा उतनी परेशानी आरजेडी के लिए भी होगी और तेजस्वी यादव के लिए भी होगी। इसलिए जितना जल्दी तेजस्वी यादव सीएम का पोस्ट मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कल को क्या होगा कि आप देखिए कुडनी में भी देखिए आप, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो आरजेडी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो दिल है वो नहीं मिला है। तो ये निश्चित तौर पे ये है कि नीतीश कुमार जो है वो अब भाजपा के साथ जो है वो आरजेडी के लिए भी वो टेंशन वाले कारण है। और आरजेडी इसलिए चाहती है कि उनका जो अलोकप्रियता है या उनकी जो गलत काम है वो इन पे इफेक्ट ना हो। और लालू यादव का तो ये सपना रहा है कि तेजस्वी यादव जल्दी से सीएम बने। इसीलिए ये जो है तेजस्वी यादव जो है वो चाह रहे हैं कि भैया जो नीतीश कुमार की जो समस्या है वो उन पर ना आए। और मैं पहले भी कई बार आपकी डिबेट में कहा है, मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो भाजपा वर्सेस आरजेडी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जेडीयू की भूमिका नहीं रहेगी, वो मुख्य चुनाव होगा वो भाजपा वर्सेस आरजेडी होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए हैं। चंदन जी, पूरे मामले पर बहुत सारी बातें सामने आ रही है और हमने देखा कि किस तरीके से लोग लगातार दबाव नीतीश कुमार पर बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प पहलू ये है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के रिश्तों पर हमारी बातचीत हो रही थी। नीतीश ने एक आध दिन पहले कहा कि भाई सुशील मोदी होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। आप एलजेपीआर का पार्ट रहे हैं, आपने एनडीए गठबंधन में चीजें देखी है।
और एक और खास बात अपने दर्शकों को बता दूं कि कल सुशील मोदी का जन्मदिन था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने उनको बर्थडे भी विश किया है। तो क्या कुछ लग रहा है? और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सुशील मोदी एक्टिव है बिहार की सियासत में। थोड़े दिन साइलेंट मोड पे गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए फिर से वो एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है आगे हो सकता है, और उसमें सुशील मोदी की क्या कुछ भूमिका हो सकती है? जेडीयू में टूट की भी बात लोग कह रहे हैं, और साथ ही नीतीश के पलटी मारने की संभावना भी हमेशा बिहार की सियासत में बनी रहती है। तो दोनों संभावनाओं पर आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश जी के साथ सुशील मोदी जी के जो संबंध हैं वो काफी मधुर थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में दोनों का एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग था। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो लॉबीबाजी बहुत होती है, उसमें कहीं ना कहीं सुशील मोदी जी से बहुत नाखुश थे कि इनके बैक साइड में एनी टाइम और भारतीय जनता पार्टी का एक जो अपना एक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं लागू नहीं करवा पाना। तो बहुत सारी चीज थी। अब केंद्रीय नेतृत्व को लगा होगा भारतीय जनता पार्टी का कि इनके शैडो से बाहर निकाला जाए। तो सुशील मोदी जी को उस कारण हमको लगता है कि राज्यसभा बनाकर भेजा गया और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बनाया गया, तारकिशोर प्रसाद को और रेणु कुशवाहा को। लेकिन दोनों लोग भी वही नीतीश कुमार जी के पीछे एक छत्र छाया में, उससे बाहर भारतीय जनता पार्टी हमको तो नहीं निकल के दिखाई दे पाई कि कुछ भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा जो बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपका चल रहा था और जहां वहां जिस तरीके से एक भूमिका बन रही थी भारतीय जनता पार्टी के कि अपराधियों के लिए कब्रगाह है उत्तर प्रदेश, वो बिहार में नहीं दिखा। बिहार में उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता में रहने के बावजूद एक प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी। कहीं ना कहीं हमको लगा इस तरीके से। और नीतीश कुमार जी देखिए बहुत अपने एजेंडा को कहीं ना कहीं वो चाहे महागठबंधन में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, अपना एजेंडा जरूर लागू करवा लेते हैं। अभी आप देखिए कि बराबर एक मुस्लिम वोट बैंक के प्रति नीतीश कुमार जी का जो एक झुकाव रहा है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों नहीं रहे, उसमें भी रहा है और महागठबंधन में भी है, इसमें भी है। तो ये अपना जो एक वोट बैंक है इसको बराबर सेफ रखना चाहते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई अपना हिंदुत्व का एजेंडा उस तरीके से नीतीश कुमार के साथ में रह के नहीं कर पाई, कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी, जबकि बड़े भाई की भूमिका में थी। और कहीं ना कहीं उनके चेहरा पर पहले अनाउंस करके, नीतीश कुमार जी के चेहरा को अनाउंस करके ही चुनाव लड़ा गया था और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं। अब उनके छाया से ही लोग अलग हुआ है भारतीय जनता पार्टी, इससे बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है। 3 उपचुनाव हम लोग के सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी एग्रेसिव है। सुशील मोदी जी एक्टिव हो गए हैं और हमको लगता है कि मात्र सुशील मोदी जी ही हैं जिन जो कोई अगर टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पे, तो वो भी इसका जवाब दे रहे हैं। अन्यथा हमको नहीं लगता है कि किसी और नेता का जवाब नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में किसी का दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है और सुशील मोदी जी फिर से एक्टिव हो गए हैं। हमको लगता है कि अभी अध्यक्ष बनना है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अभी अनाउंस होना है। अब कुछ भी हो सकता है इसमें, अब किसका नाम होगा अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है और नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर रही है, क्योंकि सरकार में साथ में लोग काम किया है और सुशील मोदी जी के पास जो नेटवर्क है, जो इनके पास सूत्र है, वो शायद और किसी के पास नहीं है। जो भीतर खाने की खबर होती है वो सुशील मोदी जी तथ्य के साथ मीडिया में रखते हैं और उससे सरकार कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करती है। सुकन्या जी। रमेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। फाइनल कमेंट सर आपसे कि अगर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की अगर हम 2017 के बाद की बात करें तो कहीं भी ऐसा मौका हमने नहीं देखा कि बीजेपी ने बड़ा दिल कम से कम बिहार में हमेशा दिखाया है। चाहे लोकसभा चुनाव 2019 में सीट शेयरिंग का मामला हो, 2 सीट वाली जेडीयू को 17 सीटें बीजेपी ने दी। इसके अलावा भी हमने देखा कि एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें जो है जेडीयू को दी। अप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो कई मौकों पर प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के कई मंत्रियों ने तारीफ भी नीतीश कुमार की खुले दिल से की है। तो ऐसे में क्या वजह आपको लग रही है रिश्ता टूटने की, और आगे क्या कुछ जेडीयू के भविष्य को लेकर आपको आशंका लग रही है? और जो उपेंद्र कुशवाहा का सुशील मोदी को बर्थडे विश करना है उस पर भी आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा जो है वो गठबंधन चलाया और अपने पार्टी के कॉस्ट पे चलाया।
कई लोग कह रहे थे कि देखिए बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता दो तरह से उभरता है, या तो चुनाव जीत जाए आप और खट्टर और फडणवीस, रघुवर दास जैसे नेता अपॉइंट हो जाए, तो फिर वो नेता हो जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन या फिर आप विपक्ष में रह के कोई नेतृत्व उभारे। तो बीजेपी को अकेले जाना चाहिए था पहले से, क्योंकि वो विपक्ष में इसी बहाने उनका नेतृत्व उभरता, अकेले अगर वो लड़ते तो। क्योंकि नीतीश को उन्होंने बड़ी लंबी रस्सी दे दी। अटल जी के जमाने में वो आए थे और बाकायदा रामविलास पासवान ने, चूंकि रामविलास पासवान अटल जी की चॉइस थे, लेकिन बिहार के वो ज्यादा रिलेक्टेंट थे, तो नीतीश जी को चुना गया और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बने और फिर वो उन्होंने जंगल राज और बड़ी ही विडम्बना है कि नीतीश ने ही सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया जंगल राज। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, और लालू ने ही सबसे ज्यादा पलटू राम पॉपुलराइज किया। दोनों आज एक साथ है, लेकिन दोनों ने ये जो जुमले हैं सबसे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ गढ़े हैं। देखिए, मामला ये है कि बीजेपी ने बहुत दरियादिली दिखाई नीतीश को लेके, और क्योंकि वो चाहते थे कि नीतीश की बैसाखी के सहारे, चूंकि अगले पिछड़ों में राजनीति उस वक्त सिमटी हुई थी मोदी जी के पहले, अभी भी कुछ हद तक बिहार में सिमटी हुई है, तो वो चाहते थे कि नीतीश की बैसाखी के सहारे हम आगे बढ़े और हमारा ओबीसी जो वोट बैंक है वो मजबूत हो। इसी चक्कर में वो मुश्किल थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि नीतीश जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलकोरे मार रही है। देखिए, हम नीतीश जी के परिप्रेक्ष्य में सोचिए तो नीतीश जी भी अपनी तरफ से पोजिशनिंग सही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया 17 साल हो गया मुख्यमंत्री, 1-2 साल और रहूंगा मैं। तो अब जरा ये आखिरी लड़ाई जो है, जो बैट्समैन संन्यास लेने के पहले बड़ी पारी खेलना चाहता है, तो वो नीतीश जी बड़ी पारी खेलना चाहते हैं और वो एक मौका देना चाहते हैं, उसमें उनकी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि और वो बीजेपी में रह के हो नहीं सकता था कि मोदी को चुनौती दे आप। तो चूंकि चने, कुछ लोगों ने इसको, आप ये भी कह सकते हैं, कुछ विरोधी कहते हैं कि उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया, या कुछ पत्रकार या कुछ सलाहकार इंटेलेक्चुअल, लेकिन ठीक है वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी अब ये खेल समझ गई है और आरजेडी भी समझ गई है और जनता भी समझ गई है, तो नीतीश जी के पास ज्यादा वक्त है नहीं। अगर वो 2024 में परफॉर्म कर पाए, मुझे लगता है कि तेजस्वी और लालू को अगर राजनीतिक समझ होगी, बहुत अच्छी समझ है, वो टाइमिंग वो डिसाइड करना चाहिए उन्हें, और ज्यादा विधायकों की कमी नहीं है आरजेडी के पास। अब मुझे लगता है कि चाचा जी को बेदखल कर देंगे वो लोग, और अगर नहीं करेंगे तो उनका बैगेज, उनका जो लाइबिलिटी है वो खुद ढोएंगे। अब बीजेपी, मुझे लगता नहीं कि अब उनके साथ जाने में फायदा है। अब वो लाइबिलिटी है, बीजेपी को ये समझ में आ गया है। अब बीजेपी अपने ही बल बूते पे आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट की कवायद में लगे हैं नीतीश कुमार, जिसकी कोशिश उन्होंने बीजेपी में रहते हुए भी की। उनको लगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना करके उनको एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट मिल जाए, लेकिन उनकी वो इच्छा ना महागठबंधन में पूरी होती दिखाई दे रही है और ना ही इससे पहले एनडीए में पूरी हुई। बीजेपी ने बहुत कुछ दिया नीतीश कुमार को, लेकिन बिहार से बाहर कुछ भी नहीं दिया। ये कोशिश थी नीतीश कुमार की, बिहार से बाहर कुछ भूमिका मिले। बिहार से बाहर हमेशा बीजेपी ने नीतीश कुमार की संभावनाओं का नुकसान किया है, चाहे जेडीयू के विस्तार की बात हो या फिर नीतीश कुमार के चेहरे के विस्तार की बात क्यों ना हो। फाइनल कमेंट विजय शंकर जी, आप क्या देंगे? देखिए, बीजेपी के साथ जो रिश्ते जिस तरह के हो गए हैं नीतीश जी के, अब बिल्कुल भाजपा चाहती है कि अपना एक अलग अस्तित्व बना ले, और उस दिशा में भाजपा प्रयास कर रही है, लगी हुई है। जो पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उन तीनों उपचुनाव में भी ये बात समझ में आ रही है कि भाजपा अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहती है। अब जिस पार्टी को भी देखें, चाहे वो लोजपा के लोग, दोनों खेमे को मिला देना है, ये भी एक उसी का एक हिस्सा है। तो भाजपा कुल मिला के अपनी ताकत और अपना वजूद बनाना चाहती है। चाहे कैलकुलेशन, जो जातीय समीकरण जो है बिहार का, उस बिहार के जातीय समीकरण में भी भाजपा अपने आप को फिट करना चाहती है, चाहे वो मुस्लिम समाज का भी हो। जैसे शहनवाज को भी बनाया था इसलिए कि भाजपा जो है मुसलमानों को कुछ न कुछ अपना सके। तो कुल मिला के भाजपा के अंदर ये बातें चल रही है और वो अपने अलग अस्तित्व बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, काम कर रही है। नीतीश जी का जहां तक सवाल उठता है, नीतीश जी की पार्टी तो बिल्कुल स्थानीय है ही है, पहले से भी थी। ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो भी पहचान थी वो धीरे धीरे मिट गई। और अभी जो नीतीश जी के, जो पार्टी के, जदयू के जितने भी लोग हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता, चाहे वो ललन जी ही क्यों न हो, उतना वजूद नहीं है कि वो राष्ट्रीय छवि बना सके पार्टी की।
या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को ले जा सके। उनके पास उतना ना सोच है, न उतनी तैयारियां हैं, न उतने लोग हैं, न उस तरह का एक जो परसेप्शन होता है वो है। तो नीतीश जी की पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो राष्ट्रीय छवि पर अपने आप को कैसे बनाएंगे जदयू को। जब तक जदयू को राष्ट्रीय छवि नहीं बनाएंगे, नीतीश जी के लिए राष्ट्रीय छवि अपना खुद का बनाना बहुत मुश्किल होगा। राजद जो है, पहले से भी राजद की तरफ अगर देखते हैं तो लालू जी एक राष्ट्रीय छवि के नेता रहे, खुद नेता रहे। तो एक छवि राजद की बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। अगर देखा जाए तो कई राज्यों में भी अगर देखा जाए तो कई राज्यों में लालू जी ने अपने कार्यकाल में ही बहुत कुछ किया था। तो एक पहचान राजद की है। तो अगर वो पहचान फिर से स्थापित करना चाहेगी राजद या तेजस्वी, तो स्थापित हो सकती है। कुछ न कुछ जरूर इनको लाभ उसको मिल सकता है। तो राष्ट्रीय छवि जब तक नहीं बनती है किसी भी दल के लिए, तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जो ग्रेसफुल रिटायरमेंट है उसकी इच्छा है नीतीश कुमार की, पीएम बनने की ख्वाहिश है, और इन तमाम सपनों को लेकर समाधान यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार। देखना होगा कि उनके सपनों पर क्या कुछ समाधान निकलता है आगे बिहार के साथ साथ देश की सियासत में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही बड़ी संख्या में लाइव दर्शक हमें देख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुकन्या जी।